हेलो मित्रों, मैं मानंदरा सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा पीयूष ग्रंथि। टॉपिक का नाम लिखिएगा पीयूष ग्रंथि, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में देखिए, कुछ साधारण पॉइंट हमें याद रखना है। पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस जो होता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस इसके मध्य में लेके जाओगे, इन दोनों पार्ट के बिल्कुल मध्य में, तो हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आंसर देना है पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के समान ये दिखाई देती है, इसलिए पूछा जाए कि मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि होती है, तो भी आंसर देना है पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो भी आंसर देना है पीयूष ग्रंथि। और इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, यह अन्य ग्रंथियों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो अन्य ग्रंथियों को भी प्रभाव डालते हैं, अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, क्योंकि कंट्रोल करने वाले को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। तो 3 पॉइंट तो सीधे सीधे लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित, यानी यह हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी संरचना, यानी इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो लिखेंगे मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें मास्टर ग्रंथि। एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो आंसर देना है पीयूष ग्रंथि। 3 पॉइंट तो यहां तक कवर कर दिए। फिर देखो, इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉइंट सुनना, ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम क्या है, तो इसको याद करने का तरीका यह है कि ऐसे याद कर लीजिए कि एक गोपाल नाम का व्यक्ति है, उसका जो एटीएम है, वह एटीएम जो है वह खराब हो गया, यानी कि फेल हो गया, खराब हो गया यानी कि फेल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, गोपाल नाम का व्यक्ति, उसका एटीएम फेल हो गया। अब जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, ओ से ऑक्सीटोसिन, पी से प्रोलैक्टिन, ए से एंटी डायूरेटिक, एल से ल्यूटिनाइजिंग, ए से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एम से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सभी पॉइंट जो है वह हमें याद करने हैं। अब देखो, इसमें जी से ये वाले पॉइंट से भी याद करने, यहां तक पॉइंट कंप्लीट है। अब सीधा सा आ जाओ यहां पे आगे की ओर। आगे की ओर पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट सुनना, यहां पे कुछ विशेष पॉइंट है, जैसे कि यहां पे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखो, गोपाल नाम का व्यक्ति है, उसका जो एटीएम है वह फेल हो गया। जी का मतलब लिखिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इस ग्रोथ हार्मोन को ही कहा जाता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसी को बोला जाता है सोमेटोट्रोपिन, इसी को कहा जाता है सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन। फिर इसके बाद में आ जाओ ओ का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन। फिर पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन जो होता है इसी को कहा जाता है लैक्टोजेनिक। हिंदी और अंग्रेजी में एक जैसे नाम है। ए का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसी को कहा जाता है एडीएच, इसी को कहा जाता है एडीएच, शॉर्ट में भी याद रखना है। और इसी का अन्य नाम होता है वेसोप्रेसिन। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, एल, एल का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या इसी को लिखा जाता है एल एच करके, हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, ए का मतलब है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसी को कहा जाता है ACTH, ACTH। फिर इसके बाद में है टी, टी का मतलब होता है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि इसका अर्थ हो गया TSH, शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं TSH। इसके बाद में है M का मतलब होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहां लिख देते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या शॉर्ट में इसी को कहा जाता है MSH। फिर इसके बाद में है F का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहां हम लिख देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसी को शॉर्ट में कहा जाता है FSH। सिंबल पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट देखो, यहां से गोपाल नाम का व्यक्ति, उसका ATM जो है वहां फेल हो गया, यहां तक याद कर लिए, और ये हमें एक साथ में याद हो गए, इसी फॉर्मूले से याद करने हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पीयूष ग्रंथि उसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है, तो नहीं है मैं पूछ लिया, जैसे आ में दे दिया प्रोलैक्टिन, ब में दे दिया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स में दे दिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और द में दे दिया मेलेटोनिन हार्मोन। तो यहाँ पे देखो मेलेटोनिन हार्मोन कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मेलेटोनिन हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वह पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो दोनों आंखों के मध्य में जो है वह तो पीनियल ग्रंथि है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे है वह है पीयूष ग्रंथि। अभी हम पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ये आ गए। अब एक और पॉइंट सुनना, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे कवर कर देते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसके दो भाग होते हैं। एक तो ये वाला भाग, मान लो ये अग्र वाला भाग है, आगे वाला है, और ये वाला मान लो पश्च वाला भाग है, पीछे वाला भाग है, और ये वाला इसका मध्य भाग है। तो देखो यहां वाला तो हो जाता है पश्च भाग, ये वाला हो जाता है अग्र भाग, और ये वाला हो जाता है मध्य भाग। अब यहां से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जितने भी हार्मोन इसका नंबरिंग की जाए, तो जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। अब इनकी नंबरिंग की जाए तो इसमें एक तो दूसरे नंबर वाला और एक चौथे नंबर वाला, यानी कि ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है, यानी कि दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर वाला, ये तो स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद करना है। फिर इसके बाद मध्य भाग से कौन सा स्रावित होता है, तो ये जो है MSH, यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ये स्रावित होता है मध्य भाग से। इसके अलावा जो भी बचे हुए बाकी सभी है वह स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से। तो ये पॉइंट भी कवर करेंगे, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, कभी कभार थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने। यहां तक पॉइंट कंप्लीट है। अब इनमें से एक एक क्वेश्चन जो है वह महत्वपूर्ण रहेगा, और यहां से एक एक हार्मोन के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, तो यहां पे पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन से संबंधित क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिखिए यहां पे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, इसी को शुद्ध हिंदी में वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन। इसी का अन्य नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, और इसी को कहा जाता है सोमेटोट्रोपिन, इसी को बोला जाता है सोमेटोट्रोपिन। अब एक पॉइंट सुनना, यहां पे नाम से स्पष्ट है ग्रोथ हार्मोन, यानी यह क्या करवाता है कि बॉडी की ग्रोथ करवाता है। और बॉडी की ग्रोथ कैसे करवाता है कि यह हड्डियों के मांसपेशियों की ग्रोथ करवाता है, जिससे कि बॉडी की भी ग्रोथ होता है। तो यहां से एग्जाम में एक पॉइंट ध्यान रखना कि बॉडी की ग्रोथ करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा, तो नाम से के स्पष्ट है ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ करवाने वाला ग्रोथ हार्मोन, हिंदी बोल दिया वृद्धि हार्मोन। अब इसका पॉइंट सुनना, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटो का मतलब होता है शरीर, ट्रोपो का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि शरीर की वृद्धि करवाने वाला हार्मोन। तो इसी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है सोमेटोट्रोपिन। तो कहने का मतलब ये कि ये सी और हार्मोन, इतना बड़ा पॉइंट नहीं लिखना है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है यहाँ पे एन, यानी सोमेटोट्रोपिन। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्रोथ हार्मोन के बारे में या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। तो एक तो यहां से पॉइंट याद रखना है कि बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बताइए कौन सा रोग हो जाता है, और बच्चों में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो बताइए कौन सा रोग हो जाता है। इसी टाइप में यहां से पूछा जाए
कि ग्रोथ हार्मोन की वयस्क में, यानी कि हम लोगों में वयस्क में, एडल्ट में, वयस्क में इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, और इसकी अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है सुनना कि ग्रोथ हार्मोन की बच्चों में कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है ड्वार्फिज्म। अंग्रेजी में भी याद रखना है ड्वार्फिज्म, हिंदी में भी याद रखना है ड्वार्फिज्म। इस ड्वार्फिज्म रोग में प्रॉब्लम क्या होती है, तो ये जो बच्चे हैं यह बोने हो जाते हैं या बोने ही रहेंगे, लेकिन उम्र होने के साथ साथ में यह लैंगिक और मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व भी हो जाते हैं, जैसे कि सर्कस में काम करने वाले बोने। इसी को बोला जाता है ड्वार्फिज्म। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए ग्रोथ हार्मोन की बच्चों में कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ड्वार्फिज्म। हिंदी में भी इसका नाम जो है वह ड्वार्फिज्म करके ही याद रखना है। फिर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन की बच्चों में अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो वह हो जाता है जाइंटिज्म। इसे शब्दावली बोला जाता है जाइंटिज्म करके, गिगांटिज्म याद नहीं रखना, जाइंटिज्म। और जाइंटिज्म में क्या होता है कि शरीर की लंबाई में अति वृद्धि हो जाती है, बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि शरीर जो है वो भीम की तरह हो जाता है, इसलिए इसी रोग को बोला जाता है भीमकायिता। इसी को कहा जाता है भीमकायिता, यानी काया जो है वह भीम की तरह हो जाने, यानी शरीर की लंबाई में अति वृद्धि। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि वयस्क में ग्रोथ हार्मोन की कमी, या देखेंगे ग्रोथ हार्मोन की वयस्क में कमी हो जाए, जैसे कि मेरे में इसमें कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो सीमंड रोग हो जाता है। इसी को हिंदी में सीमंड करके याद रखना है, सीमंड रोग हो जाता है। इस सीमंड रोग में प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसमें एक तो कम उम्र का व्यक्ति भी अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है, जैसे कि किसी उम्र जो है वह 30-40 साल या 30 साल हो तो 40 साल का दिखाई देने लगता है, 40 साल हो तो लगभग 50 साल का दिखाई देता है। तो कम उम्र में व्यक्ति अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। इसके अलावा चेहरों पे झुर्रियां दिखाई देने लगती है, यहाँ पे चेहरे में झुर्रियां। तो और तीसरा पॉइंट याद रखिए, इसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, इसी को कहा जाता है सीमंड। तो सीधा सा पॉइंट है, क्या हो जाता है प्रॉब्लम, वो तो कम पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना कि ग्रोथ हार्मोन की वयस्क में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, सीमंड। फिर इसके बाद में याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन की वयस्क में अधिकता हो जाए तो बताइए कौन सा रोग हो जाता है, तो उस रोग को कहा जाता है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली कहा जाता है, या उसी को कहा जाता है अग्रकायिकता। अग्रकायिकता का मतलब होता है काया के अग्र हिस्सों में वृद्धि, यानी शरीर के अग्र हिस्सों में वृद्धि। यानी कि मान लीजिए कि मेरे में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तब मेरी हाइट ऐसे नहीं बढ़ेगी, ये जो हिस्सा है शरीर के अग्र हिस्से, यानी कि अंगुली जो है, अंगुली के पोर है, ये थोड़े बढ़ने लगते हैं। यहां से हल्का सा पॉइंट बढ़ सकता है, यहां से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। इसके अलावा जूते मान लो भी 8 नंबर के आ रहे हैं तो बाद में 9 नंबर के आने शुरू हो सकते हैं, यानी कि शरीर के अग्र हिस्सों में वृद्धि होती है, इसी को कहा जाता है अग्रकायिकता। अब एक बार साथ में रिवाइज कर लो, सीधा सीधा पॉइंट है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ करवाता है। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है। ड्वार्फिज्म में बच्चे बोने होते हैं और लैंगिक और मानसिक रूप से समय आने पर पूर्ण परिपक्व भी हो जाते हैं। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर देना है जाइंटिज्म, या इसी को बोला जाता है भीमकायिता। फिर ग्रोथ हार्मोन की वयस्क में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर देना है सीमंड। और ग्रोथ हार्मोन की वयस्क में अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर देना है एक्रोमेगेली। सिंपल पॉइंट है, ग्रोथ हार्मोन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखिए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑक्सीटोसिन, हिंदी में भी सेम नाम है ऑक्सीटोसिन। अब देखिए ऑक्सीटोसिन शब्द आते ही ऐसे याद कर सकते हैं कि यह मसल कॉन्ट्रैक्शन से संबंधित है, मांसपेशी में संकुचन करवाता है। अब मांसपेशी में संकुचन की जरूरत कहां कहां पड़ती है, वहां पे एक्टिव होकर अपना काम करवाएगा। तो देखिए बच्चे का जब जन्म होता है उस समय ये जो पीयूष ग्रंथि यहां से ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होता है, और ऑक्सीटोसिन जो है ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलकर ये पहुंच जाता है यूटेरस तक, यानी गर्भाशय तक पहुंचता है। और गर्भाशय की जो मांसपेशी में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, यानी कि पेट में एक टाइप में या यूटेरस में या गर्भाशय में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रसव पीड़ा का हार्मोन, क्योंकि प्रसव पीड़ा उत्पन्न करवाता है। और प्रसव पीड़ा क्यों होती है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखो सीधा सा पॉइंट है, एक दो पॉइंट साथ में सुन लेना। पूछा जाए कि प्रसव पीड़ा का हार्मोन किसे कहा जाता है, तो आंसर देना है ऑक्सीटोसिन। फिर प्रसव पीड़ा होती है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तभी प्रसव पीड़ा हो रही है। तो प्रसव पीड़ा जब होती है तो बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म में सहायक होता है, इसलिए इसी को बोला जाता है जन्म हार्मोन।
फिर बच्चे का जन्म होते ही माता के मन में जो ममतत्व की भावना आती है, यानी जो लव की भावना होती है, उसी कारण ये हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से और अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है। वो स्रावित होकर ये पहुंचता है मिल्क ग्लैंड तक, दुग्ध ग्रंथियों तक पहुंचता है और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मिल्क ग्लैंड में, जिसके कारण दूध बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है। तो 2 पॉइंट पूछे जाते हैं कि देखो लव की भावना से ये स्रावित होता है, इसलिए इसको बोला जाता है लव हार्मोन, और ये दूध का स्त्रावण करवाना शुरू करवाता जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, इसलिए इसे बोला जाता है दुग्ध निष्कासन का हार्मोन, ये मिल्क सीक्रेशन का हार्मोन। तो 4 पॉइंट एक साथ में याद करेंगे। पहला पॉइंट याद करना है कि प्रसव पीड़ा का हार्मोन किसे कहा जाता है? प्रसव पीड़ा का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो भी आंसर है ऑक्सीटोसिन। दूसरा पॉइंट याद रखना है, बर्थ हार्मोन या जन्म हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भी आंसर देना है ऑक्सीटोसिन। तीसरा पॉइंट याद रखिए, यह लव की भावना उत्पन्न होते ही वापस स्थित हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है लव हार्मोन, या इसी को बोला जाता है प्रेम हार्मोन। और लव की भावना उस पर से स्थित होकर यह मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे दूध का स्त्रावण होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है दुग्ध स्त्रावण या दुग्ध निष्कासन का हार्मोन। दुग्ध स्त्रावण या दुग्ध निष्कासन का हार्मोन, क्योंकि इस हार्मोन के कारण मिल्क ग्रंथियों में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि यह दूध है वह बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। 4 पॉइंट तो सीधे सीधे। अब इसके बाद में 5वां पॉइंट और सुनिए। ये लगभग बात रही होगी 2003-2004 की। तो मान लीजिए कि उस टाइम दूध की रेट थी 20 रुपए किलो, और इसका जो ऑक्सीटोसिन जो इसका इंजेक्शन जो है वह टीका जो है वो आता था 3 रुपए में। तो अब कई पशुपालक एक काम करते थे कि 3 रुपए का टीका लाया है और उसके जो मवेशी होते हैं, यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं, उनमें लगा देते हैं। दुधारू पशु में जैसे ही लगा दे इंजेक्शन, वैसे इनमें दूध ग्रंथि में स्त्रावण होता है, सॉरी मिल्क ग्लैंड जो होता है इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि दूध का स्त्रावण होना शुरू हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो दूध है वो बचा हुआ है वह भी आ जाता है। अब ये दूध तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि दूध के साथ में ये ऑक्सीटोसिन जो है वह भी आ जाता है। अगर ऐसा दूध कोई गर्भवती स्त्री पी लेवे तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वह दूध के माध्यम से गर्भवती औरत तक भी पहुंच जाएगा, और गर्भवती औरत तक पहुंचते ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूटेरस यानी गर्भाशय की मांसपेशियों में, और उसका बच्चा है वह गिर जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। इसीलिए इस हार्मोन को डायरेक्ट जो टीका मवेशी पे लगाते इस पे रोक लगा दिया गया। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि पशुओं से अधिक मात्रा में दुग्ध स्त्रावण करने के लिए भी इस हार्मोन के टीके लगाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इस पे प्रतिबंधित कर दिया गया, वर्तमान में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कभी कभार पूछा जा सकता है, पॉइंट याद करेंगे। तो लिखेंगे इस पे कि दुधारू पशुओं से अधिक मात्रा में दुग्ध स्त्रावित करवाने के लिए भी दुधारू पशुओं से अधिक मात्रा में दुग्ध स्त्रावित करवाने के लिए भी दुग्ध स्त्रावित करवाने के लिए भी इस हार्मोन के टीके लगाए जाते थे, लेकिन कोष्टक में लिखेंगे वर्तमान में प्रतिबंधित इसलिए कर दिया गया क्योंकि अगर ऐसा टीका जो है वह दूध के माध्यम से किसी गर्भवती महिला में पहुंच जाए तो गर्भवती महिला में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस में, जिसके कारण गर्भ गिर सकता है, इसलिए इस पे लगा दिया गया प्रतिबंध। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया अपने ऑक्सीटोसिन के बारे में, यहां तक कंप्लीट है। ऑक्सीटोसिन के बारे में बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक। हिंदी में भी सेम नाम है, हिंदी में ऐसे लिख लीजिए प्रोलैक्टिन या
लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक, सिंपल पॉइंट। अब इसके बारे में पॉइंट सुनना आराम से। अभी हमने इससे पहले ऑक्सीटोसिन पढ़ा था, वह तो क्या करवाता है कि दूध ग्रंथियों में या मिल्क ग्लैंड जो होता है उसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिससे दूध बाहर आना यानी दूध का स्त्रावन होना शुरू हो जाता है। तो वो तो दूध का स्त्रावन करवाने वाला हार्मोन है, लेकिन पूछा जाए कि दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन यानी कि मिल्क सीक्रेशन का जो मिल्क जो होता है, सॉरी दूध का निर्माण करने वाला मिल्क फॉर्मेशन वाला, तो मिल्क फॉर्मेशन करवाने वाला दूध का निर्माण करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फिर आंसर देना है प्रोलैक्टिन, क्योंकि यह महिलाओं की बॉडी में दूध का निर्माण करवाता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, एक ही पॉइंट, कि इससे दुग्ध निर्माण का हार्मोन भी कहा जाता है, इसे दुग्ध निर्माण का हार्मोन भी, इसे दुग्ध निर्माण का हार्मोन भी कहा जाता है, कहा जाता है। सिंपल पॉइंट है। ये हो गया अपने प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक। अब इसके बाद में देखिए हमने फॉर्मूला याद रखा था ये वाला, कि गोपाल नाम का कोई व्यक्ति है, उसका क्या एटीएम फेल हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, और ए के बाद में ये जो ए लिखा है, इस ए का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या नाम रहेगा? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट में इसी को कहा जाता है एडीएच। इसी का अन्य नाम होता है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन। सिंपल पॉइंट है। हिंदी में भी सेम नाम है, हिंदी में ऐसे लिख देंगे, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये एडीएच तो इसे कहेंगे ही, और वेसोप्रेसिन का भी सेम नाम ऐसे ही लिखेंगे, वेसोप्रेसिन। बस सिंपल पॉइंट है। अब इसमें पॉइंट सुनना आराम से। इसे समझने के लिए पहले हमें कुछ किडनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए इसकी अगर बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि ये वाला हमारा, जैसे मान लीजिए किडनी की अगर बात करें, तो किडनी से शुरुआत करते हैं कि ये जैसे मान लो किडनी है, और किडनी में इस टाइप की बहुत बारीक बारीक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन के बारे में अगर बात करें, तो देखो नेफ्रॉन में मोटे रूप से ऐसे देख सकते हैं कि ये जैसे मान लो कि ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाया हमने यहां पे, ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया है इस टाइप का, लगभग ऐसा मान लो। ये हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो ये वाला बोमेन कैप्सूल है, ये वाला पार्ट है, यह पीसीटी है या समीपस्थ कुंडलित नलिका है। ये वाला भाग जो इसे कहा जाता है हेनले का लूप। ये वाला जो भाग होता है ये होता है डीसीटी, और यहाँ वाला जो है इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका। तो देखो यहाँ पे तो ब्लड क्षमता है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया यहाँ पर होती है, और ब्लड छनकर ब्लड में कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसको वापस पुनः अवशोषण होता है। कुछ पुनः अवशोषण पीसीटी में होता है, कुछ डीसीटी में होता है, कुछ यहाँ छोटा मोटा पुनः अवशोषण यहाँ यानी हेनले के लूप में भी होता है, और बहुत कम पुनः अवशोषण जो है यानी कि जल, बहुत कम जल का पुनः अवशोषण है वह यहाँ पे यानी कि संग्राहक नलिका में भी होता है। अब यहाँ पे ये एंटी डायूरेटिक की यहाँ पे भूमिका क्या है? तो एक पॉइंट सुनना, ये जो डीसीटी वाला भाग जो होता है इसी को बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये वाला जो भाग होता है यहां से जल का पुनः अवशोषण होता है यहां से, तो इस जल का पुनः अवशोषण होने के लिए हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसी को कहा जाता है वेसोप्रेसिन। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेफ्रॉन के डीसीटी वाले भाग से जल का पुनः अवशोषण करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आंसर देना है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। दूसरा एक और पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे वेसोप्रेसिन की कमी हो जाए तो ये जल का पुनः अवशोषण प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो जल जो है वो अधिक मात्रा में बॉडी से बाहर निकलेगा, तो यहां से अधिक मात्रा में निकलेगा, इसका मतलब मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, और मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को बार बार मूत्र करने की आवश्यकता रहती है, और इस रोग को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें कि मूत्र बहुत अधिक आता है। और एक होता है डायबिटीज मेलिटस, उसमें ग्लूकोज और जो मूत्र होता है उसमें जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वो डायबिटीज मेलिटस है। और ये वाला होता है डायबिटीज इंसिपिडस, और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसी को हिंदी में बोला जाता है उदक मेह रोग। तो ये वाला पॉइंट एक बार कवर करेंगे, और दो क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे।
तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि नेफ्रॉन के डीसीटी वाले भाग से जल का पुनः अवशोषण करवाने वाला हार्मोन कौन सा? तो आंसर देना है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। तो लिखिए इसमें नेफ्रॉन के डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका वाले भाग से जल का पुनः अवशोषण करवाने वाला हार्मोन, जल का पुनः अवशोषण करवाने वाला हार्मोन, तो आंसर देना है एडीएच। नेफ्रॉन के डीसीटी वाले भाग से जल का पुनः अवशोषण करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? एडीएच। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इस एडीएच की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, तो लिखेंगे एडीएच की कमी से होने वाला रोग। कि एडीएच की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसी को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, या ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसी को हिंदी में कहा जाता है उदक मेह रोग। तो यहां लिख देते हैं उदक मेह रोग। सिंपल पॉइंट है ये। एंटी डायूरेटिक कंप्लीट हुआ। अब देखो इसके बाद में हम कहां तक पहुंचे हैं, तो फॉर्मूला देख लो। गोपाल नाम का व्यक्ति है, उसका एटीएम जो है वह फेल हो गया। तो देखो ग्रोथ हार्मोन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एल जो होता है, एल का मतलब तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको लास्ट में पढ़ा जाता है क्योंकि फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है और इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये बाद में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में सीधा सा पॉइंट आएंगे ए पे। तो ए का मतलब होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये इसी को कहा जाता है एसीटीएच। एसीटीएच। हाँ, अब देखिए इसमें पॉइंट क्या याद रखना है, यह एक बार देखेंगे। एसीटीएच। हाँ, अब इसके बाद में ऐसा पॉइंट समझना कि ये होता है हमारी किडनी, और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पड़ी रहती है। इस ग्रंथि को बोला जाता है एड्रेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि। अब इसको यहां पे कट करके देखेंगे, इसका अनुपात काटेंगे तो इसमें दो हिस्से दिखाई देंगे, एक बाहर वाला हिस्सा है और एक ही अंदर वाला हिस्सा है। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। अब एक पॉइंट सुनना यहां पे कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग है इससे कई हार्मोन का स्त्राव होता है, जैसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स वगैरह ये। अब यहां पे स्त्रावित तो होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से, लेकिन इस एड्रिनल कॉर्टेक्स को आकर ऑर्डर कौन देता है कि भाई तुम अपने हार्मोन का स्त्राव करना शुरू कर दो? तो वह ऑर्डर देता है एसीटीएच यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक और सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये जो पीयूष ग्रंथि है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और वह हार्मोन निकल के सीधा रक्त में मिल जाता है और रक्त में मिलकर वह एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके कॉर्टेक्स वाले भाग तक पहुंचता है और इस भाग को ऑर्डर देता है कि तुम अपने में से जो भी हार्मोन का स्त्राव करना चाहो उसको स्रावित करना शुरू कर दो। तो लैंग्वेज में लिखेंगे कि यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को अपने हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित। तो इसके बाद में लिखिए, यहां से पॉइंट कवर कीजिए। इसमें लिखिए यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को अपने हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स या हिंदी में लिख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स को अपने हार्मोन स्त्रावित करने के लिए, अपने हार्मोन
स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। यह हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स को अपने हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। सिंपल पॉइंट है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़िए। फिर वापस आ जाओ फॉर्मूले पे। गोपाल नाम का व्यक्ति है, उसका एटीएम जो है वह फेल हो गया, ये हो चुका। टी का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां पे नेक्स्ट वन लिखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या शॉर्ट में इसी को कहा जाता है TSH। हाँ, अब इसके बारे में छोटा सा पॉइंट सुनना। इस हार्मोन के बारे में जानने से पहले हम थायराइड ग्रंथि के बारे में कुछ जानेंगे। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है, इससे कई हार्मोन का स्त्राव होता है, जिसमें कि दो हार्मोन महत्वपूर्ण हैं, T3 और T4। अब ये जो T3 होता है, इसी का फुल फॉर्म होता है टाई आयोडो थायरोनिन, और T4 जो होता है, इसी का नाम अन्य नाम होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ये नाम होता है। ये दोनों हार्मोन जो है T3 और T4, इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है थायराइड हार्मोन। क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन। कभी पूछ ले जाए कि थायराइड हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो T3 और T4 को सम्मिलित रूप से बोला जाता है थायराइड हार्मोन। और पूछा जाए थायरोक्सिन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो T4 जब अकेला होता है तो इसी को कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। सिंपल पॉइंट है। अब ये पॉइंट तो देखा हमने थायराइड हार्मोन के बारे में। अब इसके बाद में हम सुनेंगे TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। तो एक पॉइंट सुनना, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, यहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH जो है वह स्रावित होता है, स्रावित होकर मिलता है ब्लड में, ब्लड के माध्यम से पहुंच जाता है थायराइड ग्रंथि में, और थायराइड ग्रंथि में जाकर ऑर्डर देता है कि तुम अपने में से T3 और T4 यानी कि थायराइड हार्मोन का स्त्रावन करना शुरू कर दो। तो थायराइड ग्रंथि को ये ऑर्डर मिलता है, तो यह इन हार्मोन का यानी T3 और T4 या कहेंगे थायराइड हार्मोन को स्रावित करना शुरू कर देती है। तो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे कि यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि एक्टिव करती है। तो लिखिए पॉइंट लिखिए कि यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को, यानी ये वाला हार्मोन है ना, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को, यानी थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को अब थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए, थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है या प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। सिंपल पॉइंट है। ये हो गया अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंप्लीट यहां तक। इसके बाद में लिखेंगे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नेक्स्ट वन लिखिएगा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी को कहा जाता है MSH। अब एक पॉइंट सुनेंगे, एक मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक और होता है, अभी हमने नाम बताया था, यहां एक और होता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि से भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि हमें कुछ पॉइंट जल्दी याद हो जाए। तो यहां पे लिखेंगे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक साइड पे तो ये लिखेंगे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है MSH। और दूसरा हार्मोन जो होता है वो लिखेंगे मेलेटोनिन या मेलेटोनिन हार्मोन। और मेलेटोनिन हार्मोन जो है इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है MH। तो पहला पॉइंट तो यहां तक देखेंगे, देखो कि जो MSH जो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह कहां से स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, और हम पीयूष ग्रंथि के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
ये तो स्त्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि द्वारा। और ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है यह कहां से स्त्रावित होता है, इसका सीक्रेशन कहां से होता है, तो यह होता है पीनियल ग्रंथि से। कहां से होता है मित्रों, पीनियल ग्रंथि से या पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो पहले हम देखते हैं एमएसएच के बारे में। एमएसएच के बारे में कुछ पॉइंट सुनना कि जैसे मान लीजिए कि ये त्वचा है और त्वचा के अंदर छोटी छोटी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को बोला जाता है मेलिनोसाइट। क्या बोला जाता है, मेलिनोसाइट बोला जाता है। अब ये जो मेलिनोसाइट जो कोशिकाएं होती है, मेलिनोसाइट जो होती है ये अपने से काला काला पिगमेंट जो बाहर की ओर निकालती है, देखो काला काला सा पिगमेंट निकालती है, छोटे छोटे दाने बाहर की ओर निकालती है। और इन पिगमेंट को कहा जाता है मेलेनिन। क्या बोला जाता है, मेलेनिन। अब एक सीधा सा पॉइंट है कि ये हार्मोन क्या करता है, त्वचा में जाकर जो मेलिनोसाइट होता है उसको ज्यादा एक्टिव कर देता है। और ज्यादा एक्टिव करने के कारण मेलिनोसाइट वो ज्यादा मेलेनिन का निर्माण करेगी। और मेलेनिन जो होता है वह काले रंग का पिगमेंट होता है, जिसके कारण त्वचा का रंग जो है वह काला हो जाता है। तो इस हार्मोन का जब प्रभाव होता है तो पॉइंट सुनना आराम से, त्वचा जो होती है इस त्वचा का रंग जो है वह हो जाता है काला। और पूछा जाता है कि बताइए इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इस इफेक्ट कहा जाता है MSH इफेक्ट। तो यहां से वापस पॉइंट सुनना, एक तो पॉइंट ये याद रखना है MSH इफेक्ट के कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। एक तो ये पॉइंट। अब यहां पर आ जाओ, या फिर एक बार इसके बारे में देखेंगे मेलेनिन के बारे में। मेलेनिन जो होता है काले रंग का पिगमेंट होता है। और यहां से एक पॉइंट याद रखना है कि त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है, तो वह मेलेनिन ही होता है। अगर तो मेलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा है त्वचा में तो त्वचा का रंग काला दिखाई देगा, और मेलेनिन की मात्रा कम है तो त्वचा का रंग गोरा दिखाई देगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये तो एक सिंपल पॉइंट यहाँ पे। अब आ जाएंगे यहाँ पे पॉइंट सुनना। ये मान लीजिए हमारी त्वचा है और त्वचा में देखोगे तो ये मान लो यहाँ पे मेलेनोसाइट है, ये मान लो मेलेनोसाइट है। तो जब इस हार्मोन का प्रभाव होता है एमएच का, इसका प्रभाव होता है तो ये मेलेनोसाइट है वह कम एक्टिव हो जाती है। और कम एक्टिव होती है तो मेलेनिन का निर्माण जो है वह भी कम करती है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है यह मेलेनिन जितना भी होता है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण आसपास की जितनी भी त्वचा है वह गोरी दिखाई देने लगती है। इस हार्मोन का जब प्रभाव होता है तो त्वचा का जो रंग होता है वह दिखाई देता है गोरा। और ऐसे इफेक्ट को क्या कहा जाता है, तो ऐसे इफेक्ट को कहा जाता है MH इफेक्ट। क्या बोला जाता है, MH इफेक्ट। तो यहां से पॉइंट पूछा जाए कि MH इफेक्ट के कारण त्वचा का रंग कैसा होता है, तो आंसर है गोरा। और MSH इफेक्ट के कारण त्वचा का रंग कैसा होता है, काला। और त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है, तो ये होता है मेलेनिन। और अगर अलग से पूछ ले कि बालों के रंग को प्रभावित करने वाला पिगमेंट कौन सा है, तो भी मेलेनिन होता है। अगर बालों में मेलेनिन प्रॉपर मात्रा में है तो बाल काले रंग के होंगे, मेलेनिन की मात्रा थोड़ी कम होगी तो बाल है वो ब्राउन कलर के होंगे। और मेलेनिन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है बालों में तो फिर बाल जो है वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। और इसके अलावा आंखों के रंग का जो निर्धारण होता है वह भी इसी मेलेनिन के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, अगर मेलेनिन की मात्रा आंखों में पाई जाने वाली आइरिस के अंदर प्रॉपर मेलेनिन पाया जाता है, प्रॉपर मात्रा है, तो रंग जो है वह काला दिखाई देगा। अगर थोड़ा कम हो जाए तो रंग जो है वह ब्राउन दिखाई देगा। थोड़ा और मेलेनिन कम हो जाए तो रंग जो है वह आंखों का जो है वह रंग एक टाइप में कह सकते हैं ब्लू दिखाई देगा। और अगर मेलेनिन की मात्रा कम हो जाए तो आंखों का रंग जो है वह ग्रीन टाइप का दिखाई देगा। तो इन आंखों के रंग का निर्धारण करने वाला पिगमेंट, बालों के रंग का निर्धारण करने वाला पिगमेंट और त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है, तो सीधा सा आंसर देना है मेलेनिन होता है। तो इसके साथ में ये भी पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और देखो गोपाल का ATM, फिर याद क्या फेल, F से याद करना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो लिखिए यहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसी को कहा जाता है FSH, हिंदी में भी सेम नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहां से क्वेश्चन पूछा आता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका प्रभाव जो है वह महिलाओं की बॉडी में किस प्रकार से रहेगा, या महिलाओं में इसका कैसा प्रभाव रहेगा और पुरुषों में इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो देखिए अगर हम शॉर्ट में याद रखें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि महिलाओं में ओवम का निर्माण है वह तो ओवेरी में होता है, लेकिन ओवेरी में कहां से शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है ओगोनिया से।
तो ये हार्मोन जो है वह ओ गोनिया तक जाएगा, ओ गोनिया को एक्टिव करेगा। तो एक ओ गोनिया जो है वह एक्टिव होगी, या कहेंगे कि यह पहुंचेगा ओ साइड तक पहुंचेगा, उसको एक्टिव करेगा, उसको प्रेरित करेगा। तो प्रेरित होने से भी ओवम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और शॉर्ट में इसमें लिखे जाए तो शॉर्ट में लिखेंगे कि यह हार्मोन महिलाओं में ओवम के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, और ओवम के निर्माण की क्रिया को बोला जाता है अंड जनन, या उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है oogenesis। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि यह हार्मोन महिलाओं में अंडाणु के निर्माण की क्रिया यानी अंड जनन को प्रेरित करता है। तो यह हार्मोन महिलाओं में, यह हार्मोन महिलाओं में अंडाणु के निर्माण की क्रिया को, अंडाणु के निर्माण की क्रिया या कह सकते हैं अंड जनन भी कहा जाता है इसे, अंड जनन या कह सकते हैं oogenesis को प्रेरित करता है, oogenesis को प्रेरित करता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया कि महिलाओं में अंडाणु के निर्माण की क्रिया को, या सर ये भी आ सकता है अंड जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से स्थित होकर सीधा पहुंचेगा ओवरी तक, ओवरी में जाकर अंडाणु के निर्माण की क्रिया यानी कि अंड जनन को प्रेरित करता है। इसी टाइप में पूछा जाए कि पुरुष जो होते हैं, इन पुरुषों में इस हार्मोन का क्या प्रभाव रहेगा। तो देखो जैसे महिलाओं में अंड जनन की क्रिया होती है, वैसा कैसे पुरुषों में होते हैं शुक्र जनन की क्रिया। तो आप पॉइंट सुनना, यह पुरुषों में यह हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से स्थित होता है, ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिलकर यह टेस्टिस यानी कि वृषण तक पहुंचता है, और वृषण में वहां पे जो लेडिक सेल्स पाई जाती है, अंतराली कोशिकाएं वहां पे इसमें पाई जाती है स्पर्मेटोगोनिया, या उससे बनती है फिर स्पर्मेटोसाइट, उसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने के कारण फिर स्पर्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल भाषा में कहेंगे कि यह हार्मोन जो है वह पुरुषों में शुक्राणु या स्पर्म बनने की क्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन को प्रेरित करता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषों में शुक्र जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आंसर देना है FSH होता है। तो यहां पे लिखिए कि यह हार्मोन पुरुषों में, यह हार्मोन पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया या कह सकते हैं शुक्र जनन, शुक्र जनन या कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। यह हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। सिंपल पॉइंट है। फिर देखो यह हार्मोन महिलाओं में एक और काम करता है, वह भी लिखेंगे कि महिलाओं में एक हार्मोन होता है जिसे फीमेल सेक्स हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है उसका निर्माण जो है वह तो होता है ओवेरी में, लेकिन उसको प्रेरित कौन करता है, तो प्रेरित करता है यही FSH करता है। तो यहां पे लिखेंगे इस FSH के बारे में यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में लिखेंगे कि यह हार्मोन जो है, देखो ये हार्मोन यहाँ जो पीयूष ग्रंथि होती है वहां से स्थित होता है, इस तरह के ओवेरी तक पहुंचता है, और ओवेरी में जाकर और वहां पे जो ग्रेफिन फॉलिकल होती है, ग्रेफिन पुटिका, उसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने के प्रेरित करने के कारण वहां पे एस्ट्रोजन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि यह हार्मोन महिलाओं में एस्ट्रोजन के निर्माण को भी प्रेरित करता है, और एस्ट्रोजन को ही कहा जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन। वो पॉइंट हम बाद में देखेंगे, जनन वाला टॉपिक में देखेंगे। तो यहां पे भी एक पॉइंट लिखेंगे कि यह हार्मोन महिलाओं में, यह हार्मोन महिलाओं में एस्ट्रोजन के निर्माण की क्रिया को, एस्ट्रोजन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत महत्वपूर्ण है। वापस पॉइंट सुनना, यहां पे बहुत सिंपल पॉइंट है और हम इस तरीके से याद करना। देखो
पूछा जाए कि महिलाओं में अंड जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आंसर देना है एफएसएच। पुरुषों में शुक्र जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भी आंसर देना है एफएसएच। और महिलाओं में एस्ट्रोजन के निर्माण को भी प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भी आंसर देना है एफएसएच। यहां तक कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम पॉइंट देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या शॉर्ट में इसी को लिखा जाता है एलएच, या इसी को हिंदी में इस टाइप से लिख दिया जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिंपल पॉइंट है। अब देखो यहां से पूछा जाता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसका महिलाओं में क्या कार्य होता है और पुरुषों में क्या कार्य होता है। तो यहां पे लिख दिया है महिलाओं में कार्य, इसका महिलाओं में क्या कार्य होता है, और यहां पे लिखेंगे इसका पुरुषों में क्या कार्य होता है। तो पॉइंट सुनना, यहां पे ये जो एलएच है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके बारे में पॉइंट सुनना। एक पॉइंट और इसमें कवर करेंगे। इससे पहले वाला जो हार्मोन पढ़ा है, जैसे कि ये पढ़ा, ये है एफएसएच। ये तो क्या करवाता है, अंड जनन को प्रेरित करता है। अब अंड जनन तो हो गया, लेकिन अंडाणु को बाहर निकालना पड़ता है, और बाहर निकालने को बोला जाता है अंडोत्सर्ग, या इसी को कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो महिलाओं में अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु को बाहर निकालने, ओव्यूलेशन को प्रेरित कौन करता है, तो वह करता है एलएच, यानी कि ये वाला करता है, ये वाला करता है। तो एक पॉइंट वापस पॉइंट सुनना, नहीं समझ में आता तो एक बार वापस सुनो कि एफएसएच जो है वहां तो अंडाणु का अंड जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। फिर अंड जनन की क्रिया प्रेरित होने के बाद में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के बाद में अंडोत्सर्ग करवाना पड़ता है, और अंडोत्सर्ग करवाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वह होता है एलएच। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह हार्मोन महिलाओं में अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। तो लिखिए यह हार्मोन महिलाओं में, यह हार्मोन महिलाओं में अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। इसके अलावा यह हार्मोन जो है महिलाओं में एक और काम करता है कि यह हार्मोन महिलाओं में यहां से स्थित होकर वापस ओवेरी में पहुंचता है, और ओवेरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको प्रेरित करता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है। तो पूछा जाए कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण को भी प्रेरित कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण को भी प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह हार्मोन महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। यह हार्मोन महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण को भी प्रेरित करता है, नोट कर लिए। फिर इसके बाद में यहां पे पुरुषों में यह हार्मोन क्या कार्य करता है, तो पुरुषों में देखो एक मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन को। तो ये हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये यहां से पुरुषों में स्थित होता है, ब्लड में मिलकर पहुंच जाता है टेस्टिस तक या टेस्टिकल या वृषण तक पहुंचता है, और वृषण में जो लैडिक सेल से अंतराली कोशिका है उसको एक्टिव कर देता है, प्रेरित कर देता है, और वो जब प्रेरित होती है तो फिर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होना भी प्रारंभ हो जाता है। तो यहां से पॉइंट पूछा जाता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भी आंसर देना है एलएच देना है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो लिखेंगे कि यह हार्मोन पुरुषों में, यह हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के निर्माण को प्रेरित करता है, निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। ये हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वह कंप्लीट है। इसके बाद में हम पॉइंट देखेंगे, कल हम इसमें पॉइंट देखेंगे, पीनियल ग्लैंड वाला पॉइंट देखेंगे,
और पीनियल के साथ में यहाँ पे थायराइड देख लेंगे, और थायराइड के बाद में थायराइड के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उससे जो बोला जाता है पैराथायराइड, वह भी कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।